भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत था। समझे, इसमें विधान परिषद, हर एक राज्य का अपना अपना विधान परिषद है, ठीक है, उसमें बहस भी होता है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का, ठीक है। तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत यहाँ का मिला था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? कौन सा अधिनियम था भारत सरकार का? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय हुआ था। ये दो सदन होता ही है, एक अपना राज्य में विधानसभा होता है, हाँ नहीं, ठीक, 1892 के तहत है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, उनको यह शक्ति जो प्राप्त हुई थी किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? उसको वीटो पावर बोलते हैं। हाँ, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1935 में, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम एक्ट कौन सा था? भारत शासन अधिनियम बोलिए दिए, एक्ट ही था, मतलब कब आया था ये? 1935 में आता है, ठीक है। अब मान लीजिए जब अंतरिम सरकार बना था ना 1946 में, 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री निर्मल, आप इधर से देख सकते हैं बट देखना नहीं आपको। खाद्य एवं कृषि मंत्री ऑप्शन तो मेरे पास दे देते हैं। जॉन मथाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और जगजीवन राम है। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, जगजीवन राम। और वित्त मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या सी राजगोपालाचारी? लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। और शिक्षा एवं कला मंत्री आपका सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है, ऑप्शन में लियाकत अली खान थे, सी राजगोपालाचारी थे और जॉन मथाई थे। सी राजगोपालाचारी थे। अच्छा, यह क्वेश्चन एक इजी सा है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 27 में, ठीक है, 27 में। साइमन कमीशन 28 में आया था, गठन 1927 में हुआ था, 28 में भारत आया था। पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया था? ऑप्शन है 1773 में, 1784 में, ऑप्शन सुन लीजिए, 1793 में, 1813 में। पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ, 1784 में। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत परिषद अधिनियम बना था, भारत परिषद अधिनियम कब बना था? 1858, 1961, 1909 और 1892। 1909 में भारत परिषद अधिनियम कह रहे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन 1935, ठीक है। कौन सा था? कौन सा था? 1935 में जो आया था
केंद्र द्वारा प्रांत का खत्म करके 1945 में भी शासन लगा दिया, यहाँ 1945 में केंद्र में लगा दिया। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 1946 कब? डेट 1946 में तो था, लेकिन अब 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर क्वेश्चन मतलब हार्ड करेगा तो पूछ लेगा। ठीक है, कब करेगा नहीं करेगा। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक इसका तो 11 बैठक नहीं हुआ था, 10 से 11 बैठक हुआ था। 11 बैठक हुआ था, उसमें से प्रथम बैठक कब हुआ था? नहीं पता, बताइए। 8 नवंबर 1946, 5 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 1946। ठीक है, 8 दिसंबर 1946। ठीक है, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह में कब अंगीकृत किया गया था? नेशनल एम्बलम के रूप में अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ होता है ना, उसको कब अंगीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 2 फरवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह वो नहीं देखते हैं। अशोक स्तंभ में जो शेर जो बना होता है, 4 बच्चा वाला, हाँ वही वाला, 26 जनवरी 1950 में। ये देख लीजिए, इसमें एक राष्ट्रीय गान है अपना जनगण मन, वो 24 जनवरी 1950 को, ये हमेशा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय गान पूछे नेशनल एंथम तो आपका 24 जनवरी 1950 को है, और वही अगर मान लीजिए अपना राष्ट्रीय चिन्ह पूछ ले नेशनल एम्बलम तो फिर 26 जनवरी 1950। 2 का ही जी। अशोक स्तंभ किस राज्य में? अशोक स्तंभ बिहार में ही है, बिहार से थे। अशोक ही अपना पूरा जब बिहार से थे, अशोक बिहार से ही था। और कहा जाता है बिहार पे बिहारियों के ऊपर दहेज लेने का धब्बा जो लगा है, दाग लगा है, सबसे पहले तो अपना सा अशोक ही लिया है। कश्मीर उसको पूरा राज मिला है, दहेज में मिला है कश्मीर को, अशोक को। हाँ, और कश्मीर अशोक को दहेज, हाँ बिहार में। एक है आपका भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन इसमें क्या लीजिएगा। क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसमें क्वेश्चन नहीं, हम आपसे पूछेंगे आपका नाम। अधिनियमित मतलब पारित करवाया गया था। अच्छा, ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा ही है यार, ऑप्शन इसमें क्या बताएं। अब मान लो क्वेश्चन मेरा था, ठीक है, क्वेश्चन मेरा था भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित या पारित किया गया था, तो संविधान सभा ने इसको पारित करेगा। संविधान सभा ही पारित किया था। उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ तो हो सकता है, हो सकता है। अशोक है बिहार यही ना, इसलिए टॉप हुआ। अशोक स्तंभ बिहार में, अशोक जो है ना संग्राम बिहार में रहते हुए एक भी कभी ले बिहार से निकले, सब बिहार के राजा, बिहार के राजा थे, बिहार में कभी वही है ना, ये होता है डाउट, समझे। इसमें जो डाउट हुआ सबका क्लियर हुआ, समझे। वही एक साथ बैठने के बाद में क्वेश्चन होता है, सबका डाउट क्लियर होता है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। हाँ, भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए जो समिति बन रहा था उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ ठीक है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन होता है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जी, अमेरिका से, यूएसए, अमेरिका से, यूएसए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की कल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। और भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन इमरजेंसी जो लगाया जाता है, कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन नहीं, हमें इमरजेंसी प्रोविजन जो है जर्मनी से। हिटलर, जर्मनी देखिएगा तो। अपना भारत के संविधान में समवर्ती सूची है, ठीक है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। अच्छा, अपना सब ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, सबका अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राज्य जो है, राज्य कहाँ से कहाँ तक है? राज्य 36 से 152 से 237 अनुच्छेद है ना संविधान के अंदर, ठीक है। तो उसमें राज्य जो है, राज्य के लिए लिखा गया है ना कि भाई कहाँ से कहाँ तक राज्य की सीमाएं होंगी, ठीक है। क्या राज्य के मतलब कर्तव्य है, क्या शक्तियां हैं, तो वो जो मिला हुआ है राज्य को कहाँ से कहाँ तक, तो 152 से लेके, ठीक है, पेज नंबर 152 से लेके 237 तक के बीच में राज्य का टोटल अपना दिया गया कि राज्य का क्या है, नहीं है, राज्य क्या कर सकता है, अनुच्छेद जी 152 से 237। और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का, अगर यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो उसका कहाँ से कहाँ तक है, उसका नियम कानून कहाँ से कहाँ तक है? जैसे देखिए 237 तक में तो राज्य का था, ठीक है, और यहाँ 52 से 191 संघ का, यूनियन का, ठीक है। और आपका केंद्र शासित प्रदेश देखा, यूनियन टेरिटरी है 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। इसमें आपका एक छूटता है, ये आपका 238 जो भी संविधान में निर्देशित कर दिया गया है, ठीक है। इसका है आपका पहली अनुसूची के भाग ख कि राज्य संविधान 7वां संशोधन जो हुआ था उसके तहत 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निर्देशित किया गया 238 को। और नगर पालिकाएं कहाँ तक है? नगर पालिका 243 तो से लेके 243 य और 6,
हाँ अनुच्छेद का है ये। इसमें तो अच्छा, अधिग्रहण, राज्यों का अधिग्रहण होता है केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार कभी भी कोई राज्य का जमीन संबंधित अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, कर सकती है सरकार, ठीक है। वो अधिग्रहण कहाँ से लेके कहाँ तक में उसकी शक्तियां दी गई है अनुच्छेद के तहत, ये ट्रिब्यूनल बाद में आता है, ठीक है। 308 से लेके 323, 323 क से लेके 323 ख, ठीक है, 301 से लेके 307 तक या 264 से लेके 301 तक। ऑप्शन नहीं है। हाँ ऑप्शन है। क्या नहीं, 323 क से लेके 323 ख तक। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, हाँ राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका कहाँ से, हाँ नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, एक अकाउंट एक नहीं है आपका। 343 से लेकर 351 तक राजभाषा दिया गया उसमें। और संविधान का संशोधन किसमें है? वो नॉर्मल है, सबको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन होता है कौन से अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ अनुच्छेद बोलिए, हाँ संशोधन, संविधान का संशोधन जो है 367, 368, 369, 370, 368 में क्यूज कीजिएगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्यूज अगर 1 घंटा भी हो जाएगा शाम के टाइम में, ठीक है, मजा आएगा क्यूज का। नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसमें चलते हैं, बायो में चलते हैं, जिस चीज के लिए बायो में चलते हैं आपका। हो रहा है वो अभी नहीं हो पा रहा है। बायो में चलते हैं, क्योंकि है कि बायो जो है ना, आपका कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें लगभग 60% बायो पूछता है, समझे? तो बायो में चल जाते हैं। क्या चुनना जी, अपने बुक से निकालिए बायो, बायो निकाल के दीजिए। हाँ वही बोले ना, आज का फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे में कम से कम 4-5 लोग बैठेंगे भी ना। पूछिए, हाँ पूछिए। स्टार्ट कर देते हैं एक बगल से, और उसका जो सुनिएगा उससे क्वेश्चन कर देंगे, सुना बताइए। ठीक है आइए। प्राचीन इतिहास शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत, इसके स्रोत 3 हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत में आता है 2 स्रोत, उसमें आता है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत में 2 स्रोत दिया हुआ है, पहला है धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इसमें देखिएगा, इसमें कुछ पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, उस अभिलेख के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर मतलब लिखा गया है, चाहे वो ताम्रपत्र हो या पत्थर हो या आपका ये हो गया स्तंभों में अर्थात दीवारों पर अभिलेख हो, इस सब पे लिखा गया है। तथा अभिलेखों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के ग्रहण को मतलब अध्ययन को ही एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से मिले हैं। अर्थात अभिलेख, ये जो अभिलेख है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं? बोगजकोई नाम के स्थान से मिले हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक
के हैं। मतलब भारत में यदि पूछा जाएगा सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो अशोक के हैं, अशोका एम्पायर के, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। तो हम क्या क्या इसमें बताए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। यदि प्राचीन इतिहास से लिया जाए तो सबसे एशिया का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है किस स्थान से मिले हैं, बोगज कोई स्थान से मिले हैं। उसके साथ साथ हम बताए हैं भारत के सबसे प्राचीन लेख किसके हैं, अभिलेख किसके हैं, अशोक के हैं। और कितना साल पुराना है, 300 ईसा पूर्व पुराना है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कलिंगम को माना गया है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेखन हाथी गुफा उल्लेख से मिलता है। हमें ये बताए भारतीय वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, भारतीय वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन के जो राजदूत थे उसका नाम था हेलियोडोरस का बेसनगर को हम विदिशा भी बोलते हैं, से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं, विदिशा से। विदिशा से क्या प्राप्त हुए हैं, गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इस विदिशा से मिले अभिलेख जो है गरुड़ स्तंभ, विदिशा से मिले अभिलेख जो है गरुड़ स्तंभ, इसमें किसका प्रमाण बताया गया है, भागवत धर्म का प्रमाण इसमें विकसित हुआ है और इसका प्रमाण उसी में मिलता है, उसी अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहगौरा अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किससे मिलता है, सहगौरा अभिलेख से। सहगौरा अभिलेख से हमें क्या मिलता है, दुर्भिक्ष शब्द का प्रचलन। एरन अर्थात मध्य प्रदेश, एरन अर्थात मध्य प्रदेश से प्राप्त वरा भगवान पर हूनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। देखिएगा एरन जो है ना, एरन मध्य प्रदेश में है। एरन कहाँ है, मध्य प्रदेश ना, दिखता ना। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वरा भगवान पर हूनराज तोरमान का लेख अंकित है, हूनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य वहीं से मिला है। कहां से मिला है, अभी क्या होता है, एरन से मिला है, एरन से मिला है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से हमें क्या प्राप्त हुआ है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहां से मिला है, मंदसौर अभिलेख से मिला है। मंदसौर अभिलेख से क्या मिला है, रेशम बुनकर की जानकारियां मिला है। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासन अशोक का इतिहास लिख दिया। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर, मतलब डॉक्टर डी आर भंडारकर जो है ना, पहले अभिलेख को पढ़ा, उसके बाद उस अभिलेख को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। मतलब बिना लेख लिखे, मतलब बिना अभिलेख पढ़े नहीं लिखा है, अभिलेख पढ़ा है, उसके बाद मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। कौन, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति हैं। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख क्या है, प्रशस्ति हैं। कुछ अभिलेख पढ़ेंगे और उसके द्वारा शासक किसके द्वारा बनाया गया है, उसका शासक और उसकी विशेषताएं, अभिलेख की विशेषताएं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बोलिए या तो गिरनार अभिलेख बोलिए। कौन बनवाया था जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन प्रथम ने, रुद्रामन ने जो कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, पता होगा, गुजरात में है। जूनागढ़ कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अच्छा ये बताइए सुदर्शन झील का पहली बार निर्माण किसने करवाया था, हाँ नहीं,
उसके दादाजी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात के किसानों के लिए, कि ताकि वो सिंचाई अच्छे ढंग से कर सके। जब वो खत्म हो गया, मतलब वो सुदर्शन झील थोड़ा सा खतरा हो गया, तो उसका जीर्णोद्धार करवाए थे वो रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में लिख भी दिए। वो अपने बड़ाई के कारण से नहीं लिखे थे, हम बनवा दिए, झूठ नहीं बोले, वो सच्चाई बात लिखे। हाँ, इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो हम किए हैं वो हम जीर्णोद्धार किए हैं, इसका निर्माण नहीं करवाया। ये रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में बताए थे, समझिए ना। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी अर्थात सातवाहनों की उपलब्धियों में लिखा गया था नासिक अभिलेख को। ऐसे सोचिए, यदि वंश पूछेगा सातवाहन वंश के समय में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी, अर्थात समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाए थे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाए थे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाए थे। अब बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाए थे? कलिंग राजा खारवेल। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख का निर्माण कौन करवाया था? तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने करवाया था। मालवा नरेश यशोवर्मन ने करवाया था। ग्वालियर अभिलेख गुज्जर प्रतिहार वंश इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से हमें क्या किस चीज की जानकारी मिलती है? गुज्जर प्रतिहार वंश की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों पर विजय का विवरण दिया गया है। इस अभिलेख में क्या किसका विवरण दिया गया है? हुनों पर विजय का विवरण दिया गया है। और कौन निर्माण करवाए थे? स्कंदगुप्त ने करवाए थे। किस चीज का निर्माण करवाए थे? भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, और कोई जूनागढ़ अभिलेख होगा उसका निर्माण करवाए थे। देवपारी अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में इससे जानकारी मिलती है। क्या है? देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। बंगाल शासक का नाम क्या था? विजयसेन। उसी के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? देवपारा अभिलेख से। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख इससे हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। उस अभिलेख का नाम क्या है? बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर विवरण दिया गया है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख 7 वाहनों की उपलब्धियों के बारे में इसमें बताया गया है। 7 वाहनों की उपलब्धियां इसमें बताया गया है। किस अभिलेख में? बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख सूंगों की उपलब्धियों का इसमें चर्चा किया गया है। अयोध्या अभिलेख में सूंगों की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। भरहुत अभिलेख सुंग नरेन शब्द खुदे होने से सुंगों द्वारा निर्मित। सुंग नरेन शब्द खुदे होने से सुंगों द्वारा निर्मित, मतलब ये सुंगों द्वारा निर्मित भरहुत अभिलेख है, जिसमें सुंग नरेन शब्द खुदे गए हैं। एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा बनाया गया है, जिसमें सती प्रथा पर पहला लिखित साक्ष्य मिला है। एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम लिखा साक्ष्य मिला है। और किसने निर्माण करवाया था? भानुगुप्त ने। अब पढ़ेंगे सिक्के के बारे में। कुछ प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं।
सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं और लेखों मतलब लेखों अर्थात अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, जैसा अभी पढ़े थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने सिक्के किसके किसके बनते थे? सीसा, तांबा, चांदी, सीसा, सोना, सिक्का इत्यादि के बनते थे। जबकि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत का मतलब होता है जिसको हमें ठोक ठोक के बनाते हैं ना, हाँ, ठोक ठोक के बनाना। जबकि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कर्णपाषाण, कर्णपाषण क्या है ना, करसापन, इसको क्या बोलते थे? आहत सिक्के को क्या बोलते थे? करसापन बोलते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन के शासकों ने अभिलेख या लेख लिखने का शुरुआत किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना, बौद्ध धर्म जो कनिष्क ने अपनाए थे ना, उसी का प्रमाण मिलता है उसके सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर। और कनिष्क ने ही शुद्ध सोना चलाया था। कनिष्क नहीं चलाया था ना, शुद्ध सोना का सिक्का। हाँ, सही बात बोले। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कनिष्क ने। कंफर्म है ना? एक बार देख लीजिए तो। मोबाइल खोल कर रखिएगा। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाण वंश ने, कुषाण वंश के राजाओं ने। हाँ, कनिष्क हो जाएगा, उसका पुत्र है। कुषाण वंश में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। तो कनिष्क के सिक्कों पर उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इंडो यूनानी, इंडो सार्थियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। प्रारंभ में जो सिक्का चलाया गया था ना, सबसे अधिक चांदी के सिक्के होते थे, इसीलिए उसको आहत सिक्के या कासारपन कहा जाता था। आहत सिक्के या कासारपन कहा जाता था। ऐसे समझिए ना, आहत सिक्का या कासारपन चांदी के सिक्कों को ही बुलाया जाता था। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। अर्थात तांबे के सिक्के जो है ना, पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, और चांदी के सिक्के कासारपन या आहत सिक्के कहलाते थे, और तांबे के सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिक मेंडू मतलब पुडुचेरी के पास, रोमन सिक्के अरिक मेंडू से प्राप्त हुए हैं। अरिक मेंडू कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। पुडुचेरी से ही कौन से सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की काली शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की काली शैली क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। मतलब बोला गया इसमें, उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली क्या, कौन सी शैली कहलाती है? नागर शैली। और दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। उत्तर का हो जाएगा नागर शैली, और दक्षिण का हो जाएगा द्रविड़ शैली। जबकि दक्षिणयान के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के मंदिर में कहलाते हैं। बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ शैलियों का प्रयोग हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसर शैली बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बेसर शैली बोलेंगे। उत्तर का हो गया आपका, उत्तर भारत का हो गया नागर शैली, और दक्षिण भारत का हो गया द्रविड़ शैली, और दोनों मिलाकर बेसर शैली। कुषाण काल, गुप्त काल और चंद्रगुप्त काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है, कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है, जन साधन की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची
अमरावती की मूर्तियों में जन सामान्य के जीवन यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन, कालांतर और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। इसमें बोला गया है अजंता की गुफा में जो है ना, अजंता की गुफा में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सारकालिक है, जिससे गुप्तकालीन, कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। किससे? अजंता की गुफा से। साहित्यिक स्रोत कुछ पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति इत्यादि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? कौन कौन सी है? अथर्ववेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्या माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, रचयिता है। वेद के कुल संख्या होते हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को ही माना जाता है। और याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जंगल में लिखा गया था। जंगल में, पता होगा सबको, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जंगल में लिखा गया था। और अथर्ववेद को राजा महाराजा के द्वारा लिखा गया है। समझे? श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण श्रुति भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। पहला ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में ऋक क्या है? ऋक का अर्थ होता है, ऋक को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। मुख्य पॉइंट ये याद करने वाला है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। हाँ, 10,128 ऋचाएं हैं, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक बोले? हाँ, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त को इन पाठ बोलते हो या? वो तो मंडल हो गया, वो तो हो गया उसका श्लोक। हाँ, ऋचाएं। मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। जो दिया हुआ याद करते हैं। 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं इसमें। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, अब देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। और ऋग्वेद में ही 10 मंडल है, 1000 कितना सूक्त है? 1048 है ना, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। इसके पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में ही सूर्य देवता का उसमें प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी तीसरे मंडल में ही मिलता है। इसके 90 मंडल में सोम देवता का, तीसरे मंडल में सूर्य देवता, तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री मंत्र, सूर्य देवता गायत्री मंत्र, और 90वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है।
बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। शूद्र का मतलब क्या होता है? छोटा कास्ट का आदमी जो काम धाम करता है। और उसके साथ साथ पहले तो अछूत इसको बोलते हैं, उसी को शूद्र बोलते हैं। सबसे नीचे इसको रखा गया था, सबसे नीचे इसको रखा गया था। तो 10वें मंडल में इसे चर्चा किया गया है शूद्रों का। शूद्रों का उल्लेख किया गया है जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मंत्रों की चर्चा की गई है। इसी 10,462 ऋचाएं में से इसमें से स्पेशल अग्नि के लिए, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 250 और इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई है। वामनाव तार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनाव तार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसे कहा गया है? ऋग्वेद को। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2027 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2027 में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। यजुर्वेद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद पढ़ेंगे। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ का चर्चा बोल देगा, युद्ध का चर्चा बोल देगा तो यजुर्वेद को बोलेंगे। यज्ञ का चर्चा, युद्ध का चर्चा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का संकल्पना मिलता है या संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। वैदिक मंत्रों के संग्रह जो है यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धायु कहलाता है। अर्थात यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उसके ज्ञानी को क्या बोलते हैं? अर्धायु बोलते हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद जो है ना, गद और पद दोनों में मिलता है। गद और पद दोनों में मिलता है। एक ऐसा ही वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद में ही कर्मकांड का भी चर्चा किया गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब पढ़ेंगे तीसरा वेद, सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। संगीत शब्द का जो चर्चा है सामवेद में किया गया है। युद्ध का चर्चा और कर्मकांड का चर्चा यजुर्वेद में किया गया है। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत या ज्ञान। इसके मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसके मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। ऋग्वेद में होत्री, यजुर्वेद में अर्धायु और सामवेद में उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसी में सा रे गा मा पा धा नि सा, इसी वेद में दिया गया है। हाँ, सामवेद में सा रे गा मा पा धा नि सा, संगीत का सुर सामवेद। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। अथर्ववेद के जो अथर्वा नामक ऋषि है ना, इसके प्रथम सृष्टा है। कौन? अथर्वा नामक ऋषि मुनि। इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद कहा गया है। अथर्वा नामक मुनि के नाम पर ही है ना, इस वेद का नाम क्या पड़ा था? अथर्ववेद पड़ा था। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस क्या है? अंगिरस ऋषि थे।
मतलब दूसरा श्रेष्ठा का नाम क्या आएगा, आंगिरस। प्रथम श्रेष्ठा का नाम आएगा अथर्वा नामक ऋषि, जिसके नाम से इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद। और दूसरा श्रेष्ठा का नाम है, दूसरा श्रेष्ठा का नाम आपका हो जाएगा आंगिरस ऋषि। इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा गया, इसे अथर्वागिरस वेद, अथर्वागिरस वेद का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। यदि पूछ देगा किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, अभी बताएं किस अभिलेख में सती प्रथा का, एरन अभिलेख, वेरी गुड, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया। किसके द्वारा लिखा गया था, भानुगुप्त द्वारा। तो यदि पूछ देगा किस वेद में, किस वेद में, तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में, इसकी रचना सबसे अंत में, इसमें अंत में हुई है, अर्थात तीनों वेद का रचना करने के बाद अथर्ववेद का रचना किया गया, इसलिए इसको बोला गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें कुल 20 कांड है, 731 सूक्त है, 20 कांड है, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमको मिला था सेट में। तो 1200 मंत्र किस अथर्ववेद के 1200 मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो अथर्ववेद में कितने कांड है, 20 कांड है। अथर्ववेद में कितने कांड है, 20 कांड है। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं, 731 सूक्त हैं। और इसमें कितने मंत्र हैं, तो आपका 5987 मंत्र है, 5987 मंत्र है। इतना ही रहने दीजिए। कल के लिए दीजिए, एक पैराग्राफ बचा हुआ है इसी का। यह भौतिकवादी वेद है, अथर्ववेद जो है भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण, झाड़ फूक अंधविश्वासों का प्रचलन विवरण इसी वेद में लिखा गया, अथर्ववेद में लिखा गया। इसमें जादू टोना टोटके तथा का उल्लेख किया गया है। इससे चिकित्सा पद्धति व औषधि का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद है। अथर्ववेद में परीक्षित को पूर्वों का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में ही परीक्षित को पूर्वों का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को ही पूर्वों का राजा कहा गया है, बताया गया है। इसमें सभा एवं समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। आज के लिए इतना ही। कल के लिए आपका चलेगा ब्राह्मण ग्रंथ, समझे? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ कल पढ़ के आइएगा। और कहाँ तक पढ़ के आइएगा पता है? पेज नंबर 4 तक। कहाँ दिए हैं? आगे पढ़ के निकलेंगे। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते हम यहीं तक छोड़ दें, लेकिन पढ़ा हुआ आगे रहेगा ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे। बंद कर दे इसको। नस दवा सुन खराब पर